नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय सर उत्तम जी चौधरी ने आपको बता चुके हैं, वो आपको कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है स्कूल व्याख्याता भर्ती का, वो आपको एकदम निःशुल्क करवाया जाएगा। और इस क्रम में हमारी टीम, पूरी टीम जो है वो निरंतर प्रयास में लगी। अभी आपको मैथ की क्लासें भी देखने को मिली। साथ में आपके जो बीएल सर हैं, उन्होंने क्या है, ज्योग्राफी की क्लासें भी क्या है शुरू कर दी है। और जैसे-जैसे सर को जैसे-जैसे टाइम मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हो उनकी पीएचडी की क्लासें चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो बीच के अंदर क्या है, अपना समय निकाल कर आपके लिए क्लासें लेकर, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपने क्लास शुरू करें भारतीय इतिहास के ऊपर। और सबसे पहले जो मुख्य बात है, वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी हिस्ट्री के अंदर जितने भी टॉपिक, पहली बात तो ध्यान रखने वाली ये है कि आरपीएससी के आप जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं, उनको निकाल कर देखें। आरपीएससी जो भी पाठ्यक्रम सिलेबस के अंदर रखती है, उसके अकॉर्डिंग हमेशा प्रश्न, यानी आउट ऑफ सिलेबस वो कभी भी प्रश्न नहीं पूछती। ठीक है। दूसरी बात क्या है, क्योंकि जो आपका प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र है स्कूल व्याख्याता भर्ती का, उसके अंदर क्या है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगभग सभी विषय उसके अंदर है, चाहे आपकी हिंदी हो, विज्ञान हो, गणित हो, राजस्थान की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या है, जो टॉपिक के अंदर दिया है केवल वो ही पढ़ना है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, उससे बाहर अपने बिल्कुल भी नहीं जाए। ठीक है, क्योंकि अपने को क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट क्वालिटी वाला कंटेंट पढ़ना। तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखें। हालांकि बीच बीच के अंदर जहां पर भी मुझे लगेगा ना कि यहाँ पर इनको क्या है, थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना है, वहां पर मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँ। तो आज अपने शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे अपने टॉपिक के अंदर दे रखा है ना, पहला टॉपिक जैसे गुप्तकालीन कला है, उसके साथ में मुगल काल के अंदर जो स्थापत्य के अंदर विकास हुआ था उसके बारे में है। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो इसी क्रम में अपने क्या है, आगे बढ़े। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, गुप्तकालीन कला। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है गुप्तकालीन कला। अब यहाँ पर जानने योग्य बात यह है कि जो गुप्त काल के अंदर क्या है, हमें गुप्त काल के इतिहास के बारे में नहीं जानना कि इनके अंदर कौन कौन से राजा हुए, उन्होंने काम किए, इन सब के बारे में नहीं पढ़ना। हमारा जो मूल विषय क्या है, वो है कला। ठीक है, केवल अपने क्या है, कला पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न जो आपका आएगा वो केवल मात्र कला में से ही आएगा, वो आपसे इतिहास के बारे में नहीं। हालांकि अगर अपन ने थोड़ी सी बात करें तो जो गुप्तों का जो इतिहास है, वो किससे प्रारंभ हुआ था, श्रीगुप्त के कारण 240 ईस्वी के अंदर क्या है, उन्होंने गुप्त शाखा को क्या है, प्रारंभ कर दिया। इसके बाद घटोत्कच, उसके बाद आपके चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको अपने विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कौन से युद्ध लड़े या इनका जो कालक्रम है वो कैसा रहा है, इनके ऊपर अपने को चर्चा नहीं करें। सबसे जो मुख्य बात क्या है, वो बात करनी है कला की। कला, कला आप सभी जानते हो क्या होती है। कला, कला के अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। वास्तुकला बोल दो या स्थापत्य, आर्किटेक्चर, उस समय उन्होंने कौन से भवनों का निर्माण करवाया, नगरों का निर्माण कराया, या फिर कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा चित्रकला के बारे में अपने पढ़ेंगे, यानी कि पेंटिंग्स। फिर मूर्ति कला के बारे में अपने पढ़ेंगे, यानी कला के क्षेत्र में इनका जो योगदान था, उन्होंने क्या क्या बनवाई, कौन कौन सी इसमें मूर्तियों का निर्माण हुआ, इनके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अपने अभिलेख, अभिलेख आप सभी जानते हो अभिलेख क्या होते हैं। तो हमारे ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, का क्या है, प्रमाणित साक्ष्य होते हैं। अभिलेख आपको कागज पर भी लिखे हुए मिल सकते हैं, किसी ताम्र पत्थर पर भी आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर वो किसी सिल यानी कि पत्थर पर लिखे हुए हैं, उनको अपने शिलाखंड बोल देते हैं। कि राजा की प्रशंसा के बारे में लिखे गए हैं तो अपने प्रशस्ति पत्र बोल देते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा उस समय की जो मुद्राएं थी आपकी, क्योंकि मुद्राओं के ऊपर भी क्या है, अलग अलग राजाओं के चित्र अंकित हुआ करते थे, उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ अगला जो हमारा विषय रहेगा वो होगा साहित्य।
उस टाइम के जो मुख्य लेखक जैसे कालिदास हो गए, ठीक है, वत्स भट्टी, वासुल, इन्होंने कौन कौन सी मुख्य कृतियां या फिर नाटकों का निर्माण किया, उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे वास्तुकला, यानी कि स्थापत्य के अंदर। और अगर अपने स्थापत्य के अंदर बात करें तो सबसे पहले गुप्त काल के अंदर सबसे ज्यादा जो निर्माण हुआ वो हुआ था मंदिर मंदिर निर्माण। गुप्त काल से पूर्व, जैसे यहाँ पर भारतवर्ष के अंदर मौर्यों का शासन रहा, मौर्य वंश के बाद भी मौर्योत्तर काल के अंदर क्या है, यहाँ पर अलग अलग वंश आए, जैसे सुंग वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग वंश आए। उस समय तक क्या होता था भी, यहाँ पर धर्म तो मौजूद, लेकिन उस समय आपका बौद्ध और जो जैन धर्म है वो क्या है, ज्यादा लोग क्या उसका अनुसरण करते, और जो राजा हुआ करते थे वो क्या है, अपनी साम्राज्य विस्तार नीति को ज्यादा ध्यान दिया करते। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कोई राजा अपना साम्राज्य विस्तारित करना चाहता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या है, युद्ध लड़ने पड़ेंगे। युद्ध के अंदर क्या है, समय भी व्यतीत होगा, धन का भी खर्च होगा। उस समय तक क्या है, भारत के अंदर मंदिरों का जो निर्माण है वो नहीं। तो सर्वप्रथम अगर मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो किस समय हुआ है, तो वो हुआ है गुप्त काल के। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, मंदिर निर्माण जो है वो सर्वप्रथम कब हुए, सर्वप्रथम मंदिर निर्माण कब हुए, यानी कौन से काल के अंदर हुए, तो गुप्त काल के। चलिए भी ये अपनों ने जान लिया। अभी सबसे पहले जो मंदिरों का निर्माण है कौन से समय में हुआ, गुप्त काल के। इसके पीछे भी एक विशेष रीजन हो सकता है, क्योंकि इस समय क्या है, थोड़ा सा समय परिवर्तित हो गया, और यहाँ पर जो भी राजा है उनका जो समयावधि है वो लगभग अच्छे अच्छे वर्षों तक रही। जैसे आपके श्रीगुप्त है, उन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया। फिर घटोत्कच आए, उन्होंने भी 40 वर्ष तक शासन किया। फिर आपके चंद्रगुप्त आए, उन्होंने लगभग 15 वर्ष के आसपास शासन किया। फिर समुद्रगुप्त आए, उन्होंने लगभग 45 वर्ष तक क्या है शासन किया। तो उनका क्या है, टाइम पीरियड ज्यादा था। उन्होंने क्या है, कला के क्षेत्र की तरफ का काफी ध्यान दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो कब हुआ है, गुप्त काल के टाइम। दूसरी बात, जो मंदिर निर्मित किए गए उनकी शैलियां कैसी थी। आपने बहुत बार सुना होगा मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं वो कैसी रही। शैलियां, शैलियों का मतलब होता है तरीका। उन्होंने जो मंदिर निर्मित किए वो किस शैली के अंदर निर्मित किए। तो सबसे पहले याद रखने वाली बात है, गुप्तों ने जिस शैली को सर्वाधिक संरक्षण दिया वो कौन सी शैली थी, आपकी नागर शैली। नागर शैली। अब आप लोगों ने सुना होगा पूरे भारतवर्ष के अंदर क्या, ज्यादातर जो हमारे भारत के अंदर मंदिर निर्मित किए हैं वो आपको तीन शैलियों के अंदर देखने को मिले। पहली कौन सी है, आपकी नागर शैली, जो कि उत्तरी भारत के अंदर आपको देख। दूसरी कौन सी है, आपकी द्रविड़ शैली, तो हमें दक्षिण भारत के अंदर क्या है देखने को। और इन दोनों के बीच के अंदर जो आपका बीच वाला पार्ट है हमारे भारतवर्ष, वहां पर कौन सी शैली हमें देखने को मिलती है, वेसर शैली। इसके अलावा अन्य भी बहुत सी शैलियां हैं, जैसे एकायतन शैली, पंचायतन शैली होगी। और पंचायतन शैली के अंदर तो आपने काफी बार देखा होगा, हर परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है, विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ मंदिर कंबोडिया के अंदर बना हुआ अकोर वाट का मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, एकदम मध्य के अंदर प्रकार से आपको मंदिर दिखाई देंगे। एकदम मध्य के अंदर मुख्य मंदिर होगा और इसके चारों कोनों पर क्या है, अलग अलग मंदिर, तो इनका क्या है, अनुसरण, ठीक है। तो ये कौन सी शैली है, आपकी पंचायतन शैली। लेकिन अपने को चर्चा किस पर करनी है, नागर शैली पर। नागर शैली और जो द्रविड़ शैली है इनके अंदर मुख्य अंतर क्या है, आपसे इनकी क्या है विशेषता पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या है थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मोटे तौर पर आपको बता देता हूं मैं। जैसे ये हमारा भारत वर्ष है, तो सबसे ऊपर वाला जो इलाका यहाँ पर क्या है, आपका हिमालय पर्वत। यहाँ पर बीच में क्या है, आपकी विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और दक्षिण भारत के अंदर यहाँ पर आपकी कृष्णा नदी, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर वाला इलाका है
यानी हिमाचल पर्वत से लेकर, ये हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल तक, ये वाला जो इलाका है उत्तरी भारत का, इसके अंदर जो सर्वाधिक मंदिर निर्मित किए गए थे, कौन सी शैली के अंदर किए? नागर शैली। सबसे पहले इसके बारे में बताया जाता है कि नगरों के अंदर क्या है, मंदिरों का निर्माण प्रारंभ किया गया था, जिसके कारण इसको क्या है, नागर शैली नाम दिया गया। इसी प्रकार से जो कृष्णा नदी से नीचे वाला इलाका है, जैसे आपका केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर जो शैली विकसित हुई, वो कौन सी विकसित? आपकी द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली की अगर अपने बात करें, इसका जो उद्भव है वो हुआ था पल्लवों के टाइम। ठीक है, जब यहाँ पर क्या है, उद्भव इसका किसके टाइम हुआ था? उद्भव हुआ था पल्लव शासकों के टाइम। लेकिन ये शैली अपने चरम पर कब पहुंची? चरमोत्कर्ष पर। ठीक है, चरम पर कब पहुंची? ये पहुंची थी चोल वंश के टाइम। ठीक है, ये थोड़ी सी बात क्या ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर जो शैली विकसित हुई वो हुई थी आपकी बेसर शैली। भारत के अंदर लगभग जितने मंदिर है, जो पुराने टाइम के मंदिर है, गुप्त काल में मंदिर है, ठीक है, वो मंदिर ज्यादातर हमें क्या है, इन तीन शैलियों के अंदर देखने को। तो ये मध्य वाला पार्ट है, विंध्याचल से लेकर कृष्ण नदी का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो शैली विकसित हुई थी बेसर से। बेसर का मतलब क्या होता है? बेसर का मतलब होता है खच्चर से। ठीक है, इसका मूल अर्थ क्या होता है? जैसे आप जानते हो, खच्चर के अंदर क्या होता है, एक घोड़े और गधे का मिलन होता है। इसी प्रकार से, ठीक है, बेसर शैली के अंदर क्या है, आपकी जो नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली का क्या है, मिश्रण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपकी जो बेसर शैली और द्रविड़ शैली है, और इसके अंदर जो मंदिर निर्मित किए गए थे, वो ये आप मान के चलो पूर्व मध्यकाल, यानी जिस टाइम राजपूत काल हुआ करता था, उस समय सर्वाधिक मंदिर निर्मित। यानी इन्होंने यहाँ के जो शासनकर्ता थे या जो भी राजा थे, इन्होंने क्या किया, नागर शैली के अंदर अगर इनको कोई चीज अच्छी लगी तो उसको उठा लिया, और द्रविड़ शैली के अंदर कोई अच्छी लगी तो उसको उठा लिया। तो इन दोनों को क्या है, सम्मिश्रण कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो शैली है, इसको जो संरक्षण प्रदान किया था, एक प्रकार से ये मान लो आप, राजपूत काल के अंदर सर्वाधिक मंदिर। अब अपनी बात कर लेते हैं कि इनके अंदर फर्क क्या है, नागर शैली और द्रविड़ शैली को अपने को क्या है थोड़ा सा समझ, इनके अंदर फर्क क्या है, उस पर अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा, कोई भी मंदिर है, उसकी बाहर की जो चार दीवारी है, ये जो एरिया है पूरा, इसको अपने क्या बोलते हैं, मंदिर का प्रांगण। मंदिर का प्रांगण बोल दो या फिर मंडप बोल। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एकदम बीचों बीच आपको क्या है, एक प्रकार से प्रवेश द्वार दिखाई देगा, जहां से अपने क्या है, मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बस एक प्रकार से यूं मान लो, थोड़ी सी शब्दावली का फर्क है और थोड़ी सी क्या है, बनावट का फर्क है। जैसे अगर ये प्रवेश द्वार नागर शैली में विकसित मंदिर का है, तो इसे अपने क्या बोलेंगे, तोरण द्वार। लेकिन अगर ये प्रवेश द्वार अगर अपने बात करेंगे द्रविड़ शैली की, उसके अंदर इसे बोलते हैं गोपुरम। यानी द्रविड़ शैली के अंदर क्या है, जो प्रवेश द्वार होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं। और इनके अंदर फर्क क्या होता है भी, आपने देखा होगा, अगर आप गए नहीं हैं तो आप नेट के माध्यम से देख लेना। जो दक्षिण भारत के मंदिर है ना, उनके अंदर क्या है, जो मुख्य मंदिर होता है उसकी तो सजावट है वो अलग है, लेकिन जो प्रवेश द्वार है उसको भी क्या है, बहुत सजा धजा करके क्या है, तैयार किया जाता है। उसका भी क्या है, आपको एक विशेष डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि हमारे क्या है, नागर शैली के अंदर ऐसा हमें नहीं देखने को। हमारे यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होता है वो क्या है, थोड़ा सा सामान्य ही होता है। लेकिन जो द्रविड़ शैली है, उसके अंदर जिस प्रकार से मंदिर को तैयार किया जाता है, वहां के जो मंदिर है ना, उनकी आकृति एक प्रकार से आपको पिरामिड के समान दिखाई। ठीक है, और उसी प्रकार उनका क्या है, प्रवेश द्वार उसी सजावट के साथ क्या है, तैयार किया जाता है। दूसरी बात, अब इस मंदिर के अंदर ये जो क्या है, बीच का एकदम खुला मैदान है, इसके बिल्कुल बीच के अंदर क्या है, एक ऊंचा चबूतरा तैयार किया जाता है, जिसको अपने क्या नाम दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ।
दक्षिणा पथ के नाम से अपने जानते हैं। और इस चबूतरे के ऊपर क्या है, चारों तरफ से इस प्रकार से क्या है, सीढ़ियां बनी हुई हो, इसके द्वारा अपने क्या है, इस चबूतरे क्या है, चढ़ सकते हैं। इसके बीचों बीच क्या है, एकदम ऐसे मंदिर का क्या है, गर्भगृह निर्मित किया जाता है। और ये क्या है, गर्भगृह का प्रवेश द्वार। ये क्या है आपका, तो गर्भगृह कहाँ पर विकसित किया जाता है, जो खुला मैदान है उसके अंदर एक ऊंचा चबूतरा तैयार किया जाता है, जिस पर चारों तरफ से चढ़ने के लिए क्या है, सीढ़ियां होती है। उसके ऊपर क्या है, आपका गर्भगृह तैयार किया जाता है। इस गर्भगृह के अंदर अब यहाँ पर भी क्या है, जो प्रारंभ के अंदर गुप्त काल के अंदर मंदिर बने थे, वो मंदिर क्या है, एकदम सीधे और सपाट बने थे। यानी उनकी छत क्या होती थी, एकदम सपाट हमें देखने को। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में क्या है, इसमें भी हमें क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है। और इन मंदिरों के ऊपर क्या है, शिखर का निर्माण होने लगा। इसका निर्माण होने लग गया था, शिखर का निर्माण होने। ठीक है। अब अगर ये मंदिर नागर शैली के अंदर विकसित है, तब तो अपने इसको क्या बोल देंगे, शिखर। अगर ये मंदिर द्रविड़ शैली के अंदर विकसित है, तब इस शिखर को अपने क्या बोलते हैं, वामन। बस जैसे मैंने बताया ना, कुछ थोड़ा सा डिजाइन का फर्क है, तो कुछ क्या है, शब्दावली का फर्क है, बाकी सब चीजें सेम है। हमारे यहाँ पर मंदिर क्या है, जैसे एकदम से यहाँ पर मंदिर की सजावट के लिए मीनारे, जैसे आपने डिजाइन वगैरह देखे होंगे, इस प्रकार से बहुत सारे मंदिरों पर इस प्रकार से क्या है, डिजाइन वगैरह बनते थे। लेकिन जो द्रविड़ शैली थी, उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर मंदिरों का जो बनावट है, वो पिरामिड के समान दिखाई देती। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, इनके अंदर विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी। और ये जो शब्दावली है, इनके क्या है, नाम याद रखना। अब नागर शैली की एक और विशेष बात क्या है, यहाँ पर क्या किया जाता था, जो गर्भगृह होता था ना आपका, तो आपका क्या है, मंदिर का गर्भगृह, यानी जिस ऊंचे चबूतरे के ऊपर ये गर्भगृह मुख्य मंदिर बनाया जाता था, इसके प्रवेश द्वार को क्या है, भागवत चिन्हों से सजाया जाता था। तो गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार को भागवत चिन्हों से सजाया जाता था। अब ये भागवत चिन्ह क्या है, अभी इनके बारे में आप सभी जानते हो। जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर आपने देखा होगा, शंख, कमल, गदा, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह ये वाला, जिसको अपने सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, घरों में आपने देखा होगा, सांख, इसी को बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह। गदा, जो बालाजी के पास अपने रहती है गदा, कमल का फूल, ठीक है, शंख। इसके अलावा मंदिर को जो प्रवेश द्वार होता था, गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार होता था, वहां पर ये शब्द आपको याद रखने हैं, मकर वाहिनी, मकर वाहिनी, गंगा व पूरम वाहिनी, यमुना, ये चित्र क्या है, अंकित रूप से प्रवेश द्वार के। अब इनके पीछे मतलब उनका क्या तर्क था, इनके बारे में अपने को है नहीं जानते, लेकिन अपने मोटा मोटा ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो चिन्ह है, सभी क्या है, शुभ चिन्ह है, इनको क्या है, शुभ माना जाता है। जैसे अपने किसी भी मंदिर के अंदर जाते हैं, सभी बोलते हैं कि अपने साफ मन से जाओ और अपने क्या है, कोई मन्नत आप मांगो। लेकिन आपका क्या है, तन चाहे मेला हो, मन क्या है, आपका साफ होना चाहिए। लेकिन अपने क्या है, गंगा नदी को क्या है, पवित्र मानते हैं। जो भी इसके अंदर स्नान कर लेता है, वो क्या कर, मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से ये कोई तर्क अपने मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे मंदिर के अंदर जाएंगे, तो सबसे पहले क्या है, अपने वो माँ गंगा का के चित्र के दर्शन होंगे, तो हमारा तन क्या है, साफ हो जाएगा। लेकिन अपना क्या है, मन साफ होना चाहिए। बस, तो इस प्रकार से ये जो भागवत चिन्ह है, ये क्या है, आपके जो गर्भगृह का प्रवेश द्वार है, उस पर हमें क्या है, देखने को। ये एक प्रकार से इनकी क्या है, विशेषता है। आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, भी भागवत चिन्ह कौन कौन से हैं, या इनको कहाँ पर लगाया जाता था,
तो गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर। चलिए, तो ये इनकी क्या है, विशेषता है। एक तो क्या है, सर्वप्रथम जो मंदिर निर्माण है वो कब प्रारंभ हुए, गुप्त काल के टाइम, ठीक है। और सर्वाधिक जो मंदिर बने वो भी गुप्त काल के टाइम ही बने, क्योंकि उन्होंने सर्वाधिक कला को संरक्षण प्रदान किया था। इसके बाद गुप्त काल के अंदर जो शैली जिनका उन्होंने क्या है अनुसरण किया, वो कौन सी थी आपकी, नागर शैली को इन्होंने क्या है संरक्षण प्रदान किया। और नागर शैली के अंदर इसकी विशेषता क्या है, मैंने आपको बता दिया। भी इस प्रकार से क्या है मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसका प्रवेश द्वार होगा जिसको अपने बोलेंगे तोरण द्वार, ठीक है। बीच के अंदर एकदम बीचों बीच के अंदर खुले मैदान के अंदर एक ऊंचा चबूतरा तैयार किया जाएगा, जिसको अपने प्रदक्षिणा पथ के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर क्या है मंदिर का निर्माण किया जाता है। और ये क्या है आपका गर्भगृह है, जिसको अलग अलग भागवत चिन्हों से क्या है सजाया जाता है। प्रारंभ में ये जो मंदिर निर्मित किए गए थे उनकी छतें क्या थी, एकदम सपाट हुआ करती थी, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे ताकि क्या है इनकी बनावट और ज्यादा अच्छी लगे, ठीक है, इसके लिए क्या है इन पर शिखर का भी निर्माण किया गया। तो पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा है, या पहला नगर शैली में बना मंदिर कौन सा है, अब अपने इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रश्न आएगा इनमें से वो यहीं से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विशेषताओं के बारे में अपन ने बात कर ली है। भागवत चिन्ह शंख कमल गदा स्वास्तिक चिन्ह मकर वाहिनी गंगा और कर्म वाहिनी यमुना के जो चित्र हैं वो प्रवेश द्वार पर देखने को मिलते हैं। चलिए अगला है, गुप्त काल में बने प्रमुख मंदिर। तो आपका प्रश्न बनेगा ना, तो ज्यादातर चांस क्या है यहीं से बने, गुप्त काल के अंदर बने जो प्रमुख मंदिर या जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन कौन से हैं। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो आपका मंदिर है वो है देवगढ़ का दशावतार का। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है झांसी, यानी कि आपका यूपी उत्तर प्रदेश के। किसका मंदिर है ये, तो आपको याद रखना है विष्णु भगवान का मंदिर। पहली बात क्या ध्यान में रखनी है, तो देवगढ़ का दशावतार का मंदिर है, कहाँ पर अवस्थित है, झांसी यूपी के अंदर बना हुआ है। कब बना था, गुप्त काल के अंदर बना। ये जो मंदिर है आपका नागर शैली में बना हुआ प्रथम मंदिर। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, इस भगवान को समर्पित है, क्योंकि उस समय जो मंदिर ज्यादा निर्मित किए थे वो भगवान विष्णु के हुआ करते थे। इसके बाद यही मंदिर क्या है, प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। प्रथम क्या है, शिखर युक्त मंदिर है, यानी सबसे पहले इससे पहले जो मंदिर निर्मित किए गए थे उनके अंदर क्या है कोई शैली को फॉलो नहीं, इसके अंदर नागर शैली को भी उसका क्या है अनुसरण किया गया, और इसके ऊपर क्या है शिखर का भी निर्माण किया गया। हालांकि इसके बाद में जितने भी मंदिर बने हैं उन सभी के अंदर क्या है शिखर निर्मित किया, जिनके ऊपर क्या है अपने ध्वजा वगैरह भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना भी सबसे प्रमुख मंदिर है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर अपनी बात करें, दूसरा जो आपको याद रखना है इगवा, कहाँ पड़ता है अभी, जबलपुर। जबलपुर यानी कि एमपी मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ, ये भगवान विष्णु का भगवान विष्णु का प्राचीनतम मंदिर है। भगवान विष्णु का क्या है सबसे जो है प्राचीन मंदिर है, ये बात आपको ध्यान में। कहाँ पड़ता है, जबलपुर के अंदर। इसके अलावा पिपरिया, ये भी कहाँ पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। और एरन मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पर भी क्या है गुप्त काल के समय में भगवान विष्णु के मंदिर बने, विष्णु मंदिर।
मंदिर किसका है? भगवान विष्णु का है। कहाँ पर बना हुआ है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला आपको याद रखना है, उदयगिरी कहाँ पड़ता है? विदिशा। विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर भी क्या है? भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का वराह अवतार का मंदिर, वराह अवतार का मंदिर है। एक तो इसकी ये विशेष बात है कि ये जो मंदिर बना हुआ है ये भगवान विष्णु के वराह अवतार का मंदिर। दूसरा जो याद रखने वाली बात क्या है, ये आपका गुहा मंदिर है। गुहा मतलब जानते हो, यानी किसी गुफा के अंदर बना हुआ मंदिर। ठीक है, तो ये जो भगवान विष्णु के मुख्य मुख्य मंदिर है ये सभी आपको क्या है, याद रखने हैं। इसके बाद अगला है आपका, कितने हो गए भी, चलिए अगला जो मंदिर है आपका वो है तीरपुर। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ के। ये दोनों साथ साथ याद रख लेना, तीरपुर और एक है आपका भीतरी गांव। ये पड़ता है आपका कानपुर, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। ये जो दोनों मंदिर है ये किसके मंदिर है भी? ये लक्ष्मण मंदिर है। एक तो ये बात आपको क्या है, ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या है, उस समय जो मंदिर निर्मित हुआ करते थे वो किससे बनते थे? ज्यादातर जो मंदिर वो पत्थरों से निर्मित बनते, लेकिन ये जो मंदिर है ये किससे बने हुए हैं? ये ईंटों से निर्मित मंदिर, ईंटों से निर्मित मंदिर। ठीक है, इसके बाद एक आता है आपका, वो है, ये कहाँ पड़ता है? नागौद, एमपी, यानी मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ शिव भगवान का मंदिर है। इसका मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है। ये लीजिए। फिर आपको याद रखना है नचना कुठार, पन्ना, मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ माता पार्वती का मंदिर। इसका मंदिर है, नचना कुठार के अंदर बना हुआ माता पार्वती का मंदिर है। तो सीरपुर हो गया, तिगवा का आपका जबलपुर, भगवान विष्णु का प्राचीनतम मंदिर के बारे में अपनों ने पढ़ दिया है। तो ये जो सभी प्रमुख मंदिर है वो आपको क्या है, याद रखने हैं। उनकी जो शैलियां है, नागर शैली है, कौन सा प्राचीनतम मंदिर है और सबसे पहले कौन सा बना, ये सभी क्या है आपको याद रखने हैं। चलिए, तो आज अपनों ने किसके ऊपर चर्चा की है? गुप्तकालीन कला। इसके अंदर सबसे पहले अपनों ने क्या पढ़ दिया है? वास्तुकला के बारे में पढ़ दिया। इसके बाद अपने चित्रकला हो गया, मूर्तिकला हो गया, अभिलेख हो गया, मुद्राएं हो गए, साहित्य हो गया, इनके ऊपर भी क्या है, निरंतर चर्चा करेंगे। ठीक है, और हमारी पूरी टीम क्या है, इस प्रयास में लगी हुई है, जैसे भी हमें समय मिल पा रहा है हम क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जल्दी जल्दी करें। और साथ में आप सभी लोगों के लिए क्या है, टेट सीरीज का भी क्या है, निर्माण कर रहे हैं, जिस वजह से हमें क्या है, थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने चर्चा करेंगे चित्रकला और मूर्तिकला। और ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा क्लास से आपकी नहीं लूंगा मैं। आपकी ज्यादा से ज्यादा 30 या 32 क्लासों के अंदर क्या है, आपकी जो हिस्ट्री है वो समाप्त हो जाएगी, चाहे वो भारत का इतिहास हो या फिर राजस्थान का। और वीडियो क्या है, थोड़ी सी छोटी रखने का कारण ये भी है क्या कि आप क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 2-3 बार देखोगे तो ये जो मैटर है ये आपको याद हो जाएगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहो इसके, तो वीडियो को पॉज कर करके क्या है, आप नोट्स बना लेना। ठीक है, अभी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।